Okay, so continuing the session. सर अटेंडेंस फिर लिखना होगा। हाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो स्टूडेंट्स पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं वो तो मेरे पास मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कोई फिर से नहीं ज्वाइन किया तो क्लासेस का तो अटेंडेंस होता है ना, उसका 2 क्लासेस रहेगा तो 2 अटेंडेंस देना ही पड़ेगा। So I know that you are all very much concerned about attendance, but attendance is just a number जो कि सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने के लिए काम में आएगा। बट यस सर, लेकिन सर दिक्कत हो जाएगा सर। किस वजह से? मिड सेम नहीं ना मिलेगा फिर दिन। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि एग्जाम में अपीयर होने के लिए अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, इस एग्जाम के अपीयरिंग के पर्पस में, लेकिन क्लास करना मतलब बहुत कोई स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में मतलब क्या, चलो फोन ऑन कर क्या किए, मीटिंग शेड्यूल कर दिए, कैलेंडर में शेड्यूल कर दिए तो मीटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाता है। सपोज मान लो कोई सो रहा है, ठीक है, सो उसमें मीटिंग शेड्यूल कर देने से कैलेंडर में ऑटोमेटिक मीटिंग स्टार्ट भी हो जाएगा, उठना ही नहीं पड़ेगा नींद से। सो प्रोसेस तो है चोरी करने का, लेकिन इसमें अल्टीमेटली मतलब स्टूडेंट का ही नुकसान होगा, क्योंकि जो भी है बेसिक्स ही बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि माउस पैड से मतलब लिखना भी ठीक से मतलब बहुत दिक्कत है, मगर मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, तो जिन लोगों का राइटिंग पैड्स वगैरह है तो उन लोगों का थोड़ा सा आसान, तो होपफुली हमको भी एक लेना पड़ेगा। अभी जैसा सिचुएशन है तो कितना दिन चलेगा वो भी नहीं समझ में आ रहा है। सो बहुत दिक्कत है कुछ लिखना, मान लो कोई सर्किट ड्रॉ करना है, मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सब्जेक्ट के लिए तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट पैड तो पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन टीचिंग। सो जो भी जितना भी है अभी कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद उसको अपलोड करके फिर बोलना पड़ता है। देखो बाकी फर्स्ट सेशन में जितना स्टूडेंट्स था अभी उतना फिर नहीं ज्वाइन किया। तुम लोग अगर कांटेक्ट में हो फ्रेंड को बोलो, व्हाट्सअप करो या जो भी करो कि अटेंडेंस मिलेगा फिर से, ठीक है, तो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही हम क्लास लेंगे। सो इम्पोर्टेंट भी चीज डिस्कस करना है कुछ। सो बोल दो सबको एंड सबको ही अटेंडेंस दो। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। Okay, so without wasting time, I'm entering in the topic. So microwave cavities. Okay, so first of all, कैविटी मतलब क्या होता है? तुम लोग का क्या आइडिया है कैविटी मतलब क्या होता है? बोलो तो कोई। सर गड्ढा। एक एक सर एक गड्ढा टाइप कोई चीज है, गड्ढा। उसमें अगर कुछ गड्ढा कर दिए उसी को बोलते हैं सर कैविटी क्रिएट कर। अच्छा, ठीक है, और कोई एक स्टूडेंट से देखते हैं बाकी एक दो लोग है या नहीं। सर हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस प्रॉपरली राइट आंसर नहीं है, लेकिन हॉलो तो वर्ड इसमें आएगा, बट हॉलो नहीं है। ठीक है, देखते हैं और भी एक दो स्टूडेंट, ठीक है, जो तुम लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम कुछ बोले नहीं है तो तुम लोग का जो कंसेप्ट है वही मतलब तुम लोग बोलो। हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी, आर यू देयर? अनंत कुमार, अंकित कुमार 04। यस सर। हाँ,
space between two. Hello. हाँ बोलो. A space between two metallics. Okay. Okay, kind of right answer. So अनंत कुमार भी नहीं है और साक्षी भी नहीं है, तो ये लोग चला के चले गए हैं. सो इसी का बात ही हम कर रहे थे. वैशाली. Sir, hollow space in metal, solid metal. ओके फाइन. सो ठीक है, तो अभी सुनो. सो बेसिकली हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को मिला है ना. सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या किस तरह से दिखता है? थोड़ा सा तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली स्ट्रेट होना चाहिए. दिस इज हॉलो, इधर से मेरा वेव एंटर करेगा, है ना. सो ये जो है, इसको अगर शॉर्ट कर देंगे, दैट मीन्स इसमें भी एक मेटालिक पाथ से क्लोज कर देंगे और इस फेज में भी एक मेटालिक पाथ से क्लोज कर देंगे. ठीक है, एकदम सील जिसको बोला जाता है, इसको हम लोग इसको शॉर्ट बोला जाता है. तो इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, उस फील्ड में भी शॉर्ट कर दिए. जस्ट लाइक सिमिलर वे में एक अगर मान लो सर्कुलर वेवगाइड है, ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग कवर अप कर देंगे. तो ये किस टाइप का बनेगा? तो समझ में आ रहा है ना कि एक मेटालिक बॉक्स टाइप का है. मेटालिक बॉक्स अगर रेक्टेंगुलर को अगर समझोगे तो मेटालिक बॉक्स जैसा है, या फिर अगर सर्कुलर वेवगाइड को अगर दोनों साइड कवर अप कर दोगे तो एक ट्यूब जैसा दिखेगा, है ना. जैसा कि परफ्यूम का जो ट्यूब रहता है, ऐसा तो परफ्यूम के ऊपर में थोड़ा नॉब रहता है स्प्रे करने के लिए, वो अगर इग्नोर करोगे तो उसका जो कंटेनर है एक सर्कुलर टाइप का, जो परफ्यूम तुम लोग यूज करते हो, ठीक है, तो उसका जो कंटेनर है, वो कंटेनर जो बन रहा है, अगर तुम लोग उसको थोड़ा सा स्ट्रेट अगर मानोगे, मतलब जस्ट लाइक दिस, तो ये प्रॉपरली एक कैविटी फॉर्म कर रहा है. ठीक है, प्रॉपरली इसका मतलब इस साइड से भी कुछ और अंदर नहीं जा सकता, इस साइड से भी कुछ अंदर नहीं जा सकता. सो एक हॉलो स्पेस, जैसा वो शिवांगी बोली कि एक हॉलो स्पेस लेकिन बाउंडेड विथ कवर्ड मेटल. ओके, जो कि रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड में कवर्ड नहीं था टोटली, क्योंकि उसके बीच में ये सर्कुलर वेवगाइड होता तो इसमें है स्पेस है, इसमें हॉलो है, इसमें हॉलो है. लेकिन इस केस में हम लोग इसको टोटली शॉर्ट कर देंगे. ठीक है, तो उस टाइप को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द कैविटी. तो अगर कैविटी का एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग कल डिस्कस किए थे लेबोरेटरीज में, कि फ्रीक्वेंसी मीटर में भी देखोगे हम बार बार मेंशन कर रहे थे कि दिस इज अ कैविटी. ओके, सो दिस इज अ कैविटी. सो अगर हम तुम लोग को वो दिखाएंगे थोड़ा सा, देखो, I think this is visible. So ये जो है ये बेसिकली एक कैविटी, ये पार्ट देखो ऊपर में सील किया हुआ है, नीचे में भी सील किया हुआ है. हाँ, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर से हम लोग ये वेवगाइड पास करवाए हैं हम लोग मेजर करने के लिए. लेकिन ये पर्टिकुलरली मतलब इस टाइप का जो शेप्स है इसको हम लोग बोलेंगे कैविटी. ओके, सो कैविटी का मीनिंग आई थिंक समझ में आया. सो अभी देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स वगैरह है. थोड़ा सा हम फास्ट बोलेंगे, कंसंट्रेशन हाई रखना ताकि समझ में आ जाए एक बार. सो दिस इज अ मेटालिक एनक्लोजर. ठीक है, देखो ये जो है ये मेरा मतलब नोट तरह से मत समझना कि यही पढ़ने से हो जाएगा. नो, यहाँ पे मतलब कुछ कुछ पॉइंट हम लिख के रखे ताकि मतलब इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए बेटर. तुम लोगों का मतलब कोई तुम लोग बुक्स फॉलो करो या फिर कोई वीडियोस देखो. ठीक है, तो ये मतलब यही मत समझना कि सर ये तो है आप दिए थे 3-4 पॉइंट है. सो नो, दिस इज माय डॉक्यूमेंट. ओके, सो इसके थ्रू हम तुम लोगों का मतलब डिस्कस कर रहे हैं. ये तो हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले से लिख के रख के तुम लोग के सामने मतलब हम डिस्कस करता हूँ. लेकिन यही पढ़ने से मतलब सब कुछ हो जाएगा, इस तरह से मत समझना. सो
दिस इज अ मेटालिक एनक्लोजर। एनक्लोजर क्यों लिखा गया है? एनक्लोजर मतलब जो कि टोटली कवर्ड है, एनक्लोजर। ओके, देन कन्फाइंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जीज, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जीज कन्फाइंस मतलब इसके अंदर, टोटली इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए कन्फाइंस लिखा जा रहा है। तो नेक्स्ट, द रेजोनेटर आर बेसिकली फॉर द पर्पस टू हैव स्टोरेज ऑफ द एनर्जी एंड देन डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जैसा कि एक कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, पहले हम लोग दो प्लेट रहता है, दोनों पोलरिटी फॉर्म करता है, देन उसके बीच में कुछ चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब कोई मान लो जो बैटरी, सिंपल है बैटरी, समझो जब यूपीएस है, या फिर जब मोबाइल है, या फिर जब कंप्यूटर का यूपीएस है का बैटरी समझ लो, जब तुम चला के रख रहे हो, तो जब मतलब तुम्हारा मेन लाइन ऑन है तो वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, सडनली तुम्हारा पावर ब्रेक डाउन हो गया, तो उस समय क्या होगा, तो वो जो तुम्हारा स्टोर्ड हुआ है एनर्जी वो फिर डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो कैविटी भी उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट उसमें एनर्जी स्टोरेज होगा, देन उसके बाद उसका ड्रेनेज होगा या फिर डिसिपेशन होगा। जैसा सुमन बोल रहा था कि कैविटी मतलब एक गड्ढा टाइप का, वो भी काइंड ऑफ मतलब एज ए रियलिस्टिक सोच से अगर देखे जाएंगे कि एक गड्ढा मतलब क्या, जिसमें मतलब खेती बाड़ी जहाँ पे होता है, ठीक है, बरसात के टाइम में मान लो पानी आता है, फिर जब गर्मी के समय आता है पूरा सूखा सूखा पानी नहीं रहता है मैदान में। सो क्या हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्वर जो टैंक रहता है, या फिर जो हम लोग मिट्टी खोद के जो पानी जहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, पॉन्ड जैसा, ठीक है, तो वो भी देखो एक काइंड ऑफ कैविटी हुआ, जिसमें हम लोग स्टोर किए पहले, उसके बाद फिर उधर से पानी हम लोग लेके जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि दिस टाइप ऑफ मतलब कंसेप्ट मतलब मिलता जुलता है। तो यहाँ पर भी ये कैविटी जो है ये पहले एनर्जी स्टोर करता है, फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी को डिसिपेट करेंगे। रेदर मतलब जब मतलब मेरा जरूरत पड़ेगा तब डिसिपेट होगा, अदरवाइज अगर मेन लाइन ऑन है तब तो तुम्हारा मतलब एनर्जी फ्लो होता ही रहेगा। सपोज कंप्यूटर यूपीएस उसमें ऑन है, तो तुम्हारा मेन लाइन जब है तब क्या नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है, वो साइमल्टेनियसली चार्ज भी हो रहा है, तुमको पावर भी दे रहा है। सो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स। सो यहाँ पे हम लोग देखो कि सो वी कैन हैव द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज एंड डिसिपेशन, ऑल्सो वी कैन हैव द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज एंड डिसिपेशन। इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन दिया जा रहा है, ठीक है, कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, दोनों को हम लोग स्टोर करेंगे, उसके बाद डिसिपेट होगा। ओके, सो दिस स्टोरेज and that of the dissipation is governed with the help of quality factor Q। so यहाँ पे एक बड़ा एक चीज आ गया कि ये जो एनर्जी स्टोर हो रहा है एंड उसके बाद जब हम लोग का रिक्वायरमेंट है उस समय डिसिपेट हो रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है किस किस चीज के ऊपर, आई थिंक तुम लोगों का पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हम उतना डिटेल्स में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब तुम लोग से पूछेंगे तो किसी का आइडिया है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? सर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में जो लॉसेस होता है उसका डिवाइडेड बाय टोटल पावर, मतलब टोटल क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस के चलते होता है सर। अच्छा, मेनली तुम एनालॉग टर्म में बोलना चाह रहे हो, लेकिन हम मतलब हम कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब ये होता क्या है बेसिकली, ये डिपेंड्स ऑन कोई भी एक सिग्नल पास हो रहा है, सिग्नल पास हो रहा है तो उसका क्वालिटी फैक्टर इज डिपेंड्स ऑन उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, वो सिग्नल जो डेफिनेटली ए पर्टिकुलर सिग्नल विल कैरी अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है। फिर रेदर और भी उसको हम बोलेंगे कि वो बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बैंडविड्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर एक सिग्नल का भी तो एक बैंडविड्थ होगा कि वो उस बैंडविड्थ के अंदर ही उसका सिग्नल का रेंज रहता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ के ऊपर भी इस क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है। एंड बैंडविड्थ इटसेल्फ क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सिग्नल का इंटेंसिटी मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर, इंपेडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये सारा चीज के ऊपर बेस करके क्वालिटी फैक्टर होता है। सो क्वालिटी फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड नॉट ओनली माइक्रोवेव,
जब नॉर्मल सिग्नल भी पास करवाते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग डेफिनेटली आगे जाके डिस्कस करेंगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम एक मोर और लेस आइडिया दिए कि सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस, मतलब जो इनर एक सिग्नल पास हो, एक ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी सिग्नल का तो इम्पिडेंस नहीं होगा, ट्रांसमिशन लाइन या फिर वेब गाइड, उसका एक पर्टिकुलर इम्पिडेंस रहता है जो कि Z0 तुम लोग जानते हो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर इम्पिडेंस के ऊपर भी ये क्यू डिपेंड करता है। सो ये क्यू एक बड़ा रोल प्ले करता है ये स्टोरेज एंड डिसिपेशन के ऊपर, ठीक है। तो क्यू मतलब क्या है वो और मतलब आगे जाके हम लोग और भी अच्छे से देखें। सो देखो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैविटी, ठीक है, मतलब हम लोग का सिलेबस में भी दो ही है, रेक्टेंगुलर कैविटी एंड सर्कुलर कैविटी। तो रेक्टेंगुलर कैविटी मतलब जैसा हम लोग का वेब गाइड है, रेक्टेंगुलर वेब गाइड दोनों साइड शॉर्ट कर दिए तो बन गया रेक्टेंगुलर कैविटी। सर्कुलर मेरा था, सर्कुलर वेब गाइड था, उसका दोनों साइड शॉर्ट कर दो तो तुम्हारा बन गया सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर। और भी ये छोड़ के कोई कोई जगह पे बोला गया था कि री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर, ठीक है। री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर ये भी एक दूसरा टाइप का कैविटी रेजोनेटर होता है। मेनली हम लोग जब क्लीस्टोन जब पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, क्लीस्टोन जैसा तुम लोग ये माइक्रोवेव लैब में देख रहे हो, क्लीस्टोन एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। सो उसके अंदर ये री एंट्रेंट कैविटी रेजोनेटर, उस टाइप का रेजोनेटर को हम लोग बोलते हैं री एंट्रेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले बेसिक जो है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कैविटी इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो बेसिकली ये कैविटी होता क्या है, कैविटी होता क्या है? एक कैविटी मतलब सपोज मान लो एक होलो मतलब स्पेस जो कि एक ट्यूब जैसा है, जिसके अंदर ऊपर से भी ये ढका हुआ है और नीचे से भी ये कवर्ड अप। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग का जो एक देखो पर्टिकुलरली इसके अंदर कुछ इंडक्टेंस, जैसा कि सुमन तुम लोग बोल रहा था कि एक इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है। देखो यहाँ पे हम लिख के भी रखे, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, कैपेसिटेंस का होता है फैराड, रेजिस्टेंस का होता है ओहम। तो ये सब चीज तो रहेगा ही उसके अंदर। उसका अंदर का मतलब जो एक इनर मटेरियल है, इनर प्रॉपर्टी है, ये ड्यू टू कैपेसिटेंस एल सी आर, इस सब के वजह से एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। दैट मींस एक रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है एफ आर। तो वो अगर मान लो हॉलो स्पेस हम लोग थोड़ा सा घटा देंगे, सपोज उसको हम लोग जैसा कल ही किए थे कि एक प्लंजर शॉट से उसको हम लोग इस तरह से मेटालिक प्लेट को इस जगह पे लेके आए, तो अभी हॉलो स्पेस इतना बच रहा है। तो वो अमाउंट ऑफ स्पेस अगर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस केस में ये हम लोग का वेरी कर जाएगा, रेजोनेट फ्रिक्वेंसी मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब एक कैविटी जो है, वो कैविटी हम लोग क्या किस लिए यूज, मतलब डेफिनेशन में बोला गया है ऊपर में कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को हम लोग स्टोर करेंगे, फिर जाके उसका मतलब डिसिपेट करेंगे। तो ये सब करके हम लोग इसका यूज करते हैं एंड कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे इसका यूजेस वो देखते हैं क्या है। सो देखो ये बेसिक्स ऑफ कैविटी रेजोनेटर में वही चीज फिर बोला गया है कि हॉलो मेटालिक एनक्लोज ट्यूब एग्जिबिट रेजोनेंस बिहेवियर व्हेन एक्साइटेड बाय ईएम फील्ड। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हॉलो मेटालिक ट्यूब है जिसमें व्हेन एक्साइटेड बाय ईएम फील्ड, मतलब जब तुम इसको ईएम फील्ड से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको एग्जिबिट कर रहे हो तो इट फाइंड सम रेजोनेंस बिहेवियर, ओके। सो मेनली यूज्ड इन कहाँ पे यूज होता है, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है मेनली यूज्ड इन ऑसिलेटर्स, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स, फ्रीक्वेंसी मीटर्स एंड फेज इक्विलाइजर्स। यहाँ पे हम लोग ये जो कैविटी रेजोनेटर है ये माइक्रोवेव के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस जगह पे हम लोग का ये यूजेस होगा। फ्रीक्वेंसी रेंज greater than 3 GHz, okay, that means it is very very high frequency। so ये समझ में आ रहा है कि that will be used in microwave range, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये इस रेंज में मतलब रहता है सिग्नल 3 GHz तो डेफिनेटली इट इज अ माइक्रोवेव रेंज। सो नॉर्मली मतलब ये 3 GHz के ऊपर जब हम लोग सिग्नल्स को डील करेंगे तभी जाके मेरा कैविटी रेजोनेटर्स का यूटिलाइजेशन है, ओके। नॉर्मल एक मान लो एनालॉग मतलब मेन कोई एक मेगाहर्ट्ज में सिग्नल पास करवा रहा है या फिर किलोहर्ट्ज रेंज में, तो उस केस में कैविटी रेजोनेटर का कोई यूज नहीं। उस केस में हम लोग का नॉर्मल जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उसी से हम लोग काम करते हैं,
ठीक, कभी देखे हो कि सर्किट में कोई मतलब कैविटी रेजोनेटर हम लोग फिट करते? नो, सर्किट में कैविटी रेजोनेटर कभी हम तो नहीं देखे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हम लोग उस तरह से मतलब जो नॉर्मल हम लोग ये मोबाइल में या टीवी सेट में मतलब जो सर्किट उसमें नॉर्मल सिग्नल मतलब उतना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इतना डील नहीं करते। सो 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर जब फ्रीक्वेंसी रेंज चला जाएगा उसमें हम लोग का ये कैविटी आएगा, कैविटी का यूजेस आएगा। कहाँ पे आएगा? फिर से एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मीटर्स। फ्रीक्वेंसी मीटर तो कल ही डिस्कस हुआ था ना, देख रहे हो? उसमें फ्रीक्वेंसी मीटर हम लोग एक्स बैंड के लिए यूज कर रहे थे, 8 to 12 गीगाहर्ट्ज का रेंज के अंदर सिग्नल था। कल जो हम लोग फाइंड आउट किए थे 9.3 समथिंग था, तो वो उस रेंज के लिए कैविटी यूज हुआ। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर कैविटी यूज होगा। क्लियर हुआ? सो अभी जो हम लोग देखेंगे कि माइक्रोवेव सिग्नल्स बेसिकली क्या कैरी करता है। देखो ये लम्प्ड एलिमेंट्स एकदम फर्स्ट क्लास में बोला गया है, ठीक है। तो लम्प्ड एलिमेंट्स के लिए बेसिकली इसमें क्या होता है, लम्प्ड एलिमेंट्स के लिए मतलब एक जो प्रॉपर मतलब जैसा था RLGC, याद होगा तुम लोग RLGC, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन स्टडी कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर मतलब डेल जेट लेके उसको निकाल के फिर उसके बाद उसका क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट होता है। एक लम्प्ड सर्किट से नॉर्मल सर्किट से क्वालिटी फैक्टर आराम से निकल जाएगा। क्यू का वैल्यू, क्यू का फॉर्मूला भी होता है, तो देखेंगे वो सब आगे जाके। सो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक लम्प्ड एलिमेंट सर्किट से मतलब माइक्रोवेव तो एक लम्प्ड एलिमेंट फॉलो करता है ना, कन्वेंशनल नहीं करता है। कन्वेंशनल क्यों नहीं करता है? कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई। सो इस ये सब पर्पस के लिए तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर निकालना इस डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग कैविटी रेजोनेटर का यूज करते हैं। सो दिस इज वन आंसर कि क्यों मतलब कैविटी रेजोनेटर का यूज होता है कन्वेंशनल सर्किट, कन्वेंशनल में क्यों नहीं यूज होता है, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्यों होता है। तो ये आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो साइमल्टेनियसली जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है तो क्या होता है, जो डिवाइसेस होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जब हाई हो जाएगा उसमें सारा का सारा डिवाइसेस का साइज छोटा 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 हो जाएगा, ये भी बोला गया था। ओके, सो जो फिजिकल डायमेंशन जब स्मॉल हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल लिमिट द वोल्टेज एंड करंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ये बेसिकली क्या ड्रॉबैक्स। ओके, मतलब और या फिर व्हाई वी यूज कैविटी रेजोनेटर, व्हाई वी यूज कैविटी। ठीक है, तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स, तो इसको मतलब हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए कैविटी का हम लोग हेल्प लिए। कैविटी मतलब मार्केट सिनेरियो में आया। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, तो जब तुम स्टडी करोगे देखोगे इसी रेस्पेक्टिव में बातचीत करना पड़ेगा। सो अभी डायरेक्ट हम देखते हैं कि कैविटी रेजोनेटर का परफॉर्मेंस मतलब क्या क्या इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज है, कैसे कैसे निकाला जाता है, कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल ऑलरेडी गूगल क्लास में अपलोडेड है, जाके चेक कर। सर हाँ बोलो। सर कैविटी रेजोनेट, सर कैविटी मतलब समझ गए सर, रेजोनेटर का मतलब क्या है कि मतलब कि रेजोनेंस पे काम करा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रेजोनेंस का मतलब हो रहा है, देखो कैविटी का मतलब समझ में आ गया ना, कि कैविटी मतलब होता क्या है। सपोज एक रेक्टेंगुलर कैविटी, जो कि इस ये टोटली सील्ड है, ये भी सील्ड है। सो ये कैविटी है, मतलब इसके अंदर एक हॉलो स्पेस है, ये टोटल सॉलिड नहीं है, जैसा एक गोल्ड बार रहता है इस तरह से सॉलिड नहीं है। ठीक है, इसका अंदर में एक हॉलो स्पेस है, तो ये पर्टिकुलरली मतलब एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, FR। मतलब ये जो डिवाइस है इसका इनर में मतलब ये जो इसका अंदर में जो तुम्हारा यार है, जो भी इसका एक मीडियम बन रहा है ना, एक स्पेस इसके मतलब एक मान लो सपोज एक बड़ा एक मान लो कैविटी जिसके अंदर तुम बोल सकते हो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर उसके अंदर एयर है। तो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि सपोज मान लो एक लीटर का पानी का बोतल है,
ठीक है, 1 लीटर का पानी का बोतल अगर इस तरह से अगर तुम सोचोगे, उसका नॉब छोड़ो, ठीक है, या फिर हेड छोड़ो, तो इस तरह से अगर एक पानी का, तो उसके अंदर तो एक कैपेसिटी होता है, सपोज मान लो 1 लीटर या 500 ml, ठीक है, तो एक कैपेसिटी तो रहेगा ना। तो वो पर्टिकुलर उसी वॉल्यूम के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है। तो इसीलिए मतलब बोलता है कि कैविटी रेजोनेटर, रेजोनेटिंग मतलब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर तुम्हारा वेव, जब मान लो ये जो वेव है, एक वेव गाइड ही सपोज तुम मान लो, एक वेव गाइड का इसके हम लोग सील कर दिए, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मान लो इसके अंदर जो सिग्नल्स मतलब हम लोग एनर्जी स्टोर करके रखेंगे, अगर उसका आउटपुट के साथ अगर उसका लोड मैच होगा, आउटपुट के साथ उसका लोड अगर मैच होगा, तो जाके वो फुल एनर्जी जो है ना ट्रांसमिट करेगा। दैट मीन्स ये रेजोनेटिंग जो बोल रहा है, रेजोनेटिंग वो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा सिग्नल अगर मैच, मेरा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी अगर मैच कर जाएगा, तो ये परफेक्टली फ्लो करेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि रेजोनेटर मतलब वो सिग्नल्स को रेजोनेट कराने में मजबूर कर रहा है, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो सिग्नल्स को रेजोनेट कराने में मजबूर कर। देखो हम लोग को तो एक लाइन देना पड़ेगा ना, मतलब एक पाथ देना पड़ेगा ताकि सिग्नल फ्लो हो जाए, चाहे तुम ट्रांसमिशन लाइन दे दो, चाहे तुम 2 in वायर दे दो, चाहे तुम कोएक्सियल दे दो, कुछ भी दे दो, तो उस तरह से मतलब कैविटी जो है वो सिग्नल को फ्लो करवा के लेके जा रहा है, एंड उस सिग्नल को रेजोनेट करने में मजबूर कर रहा है कि आप जाके ट्रांसमिट आप मतलब एक एंटेना सपोज मान लो कनेक्टेड है लास्ट में जाके आउटपुट में, तो वो सिग्नल मतलब फ्लो होके कैविटी रेजोनेटर के थ्रू, एंटेना के थ्रू फ्लो हो गया। तो अगर ये रेजोनेट ठीक से नहीं कर पाएगा, या फिर इसके अंदर अगर प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, ठीक से मैच नहीं करेगा, या फिर कैविटी रेजोनेटर का अंदर में तो एक तो फ्रीक्वेंसी होगा लेकिन वो सिग्नल के साथ टोटली मिसमैच है, तब जाके वो सिग्नल प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के साथ, एफआर जो बोलते हैं। So AFR is basically वो पर्टिकुलर उस कैविटी का फ्रीक्वेंसी, नॉट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो वो AFR का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि AFR अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो सिग्नल, सपोज तुम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, कल जो हम लोग का माइक्रोवेव में रिजल्ट आया था 9.37 समथिंग लाइक दिस, तो 9.37 हम लोग जानते कि ये सिग्नल हम लोग को ट्रांसमिट करवाना है, तो कैविटी रेजोनेटर का तो फ्रीक्वेंसी एक चाहिए, मतलब सपोज मान लो वो कैविटी रेजोनेटर जो है, इस कैविटी रेजोनेटर का फ्रीक्वेंसी है 11 गीगाहर्ट्ज। तो अगर तुम इसमें अगर 9.37 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल अगर पास करवाओगे, तो क्या ये फुल ट्रांसमिट कर पाएगा फ्लोलेसली विदाउट एनी लॉस? नो, क्योंकि ये मिसमैच हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो हम लोग का ये जो कैविटी है, इसका रेजोनेट फ्रीक्वेंसी जानना जरूरी है, क्या है ये अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग जब सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो कैविटी रेजोनेटर तो खुद सिग्नल पास नहीं करवाए, उसके अंदर कुछ आएगा फिर जाके वो फ्लो हो, लेकिन वो उसके साथ मैच होना पड़ेगा। कल हम लोग क्या देखे थे कि जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल हम लोग का मतलब जो सीआरओ था उसमें सडनली एक ये सिग्नल जो था, सडनली वो सिग्नल स्ट्रेट लाइन हो जा रहा था। क्यों हो रहा था? पर्टिकुलर वो जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, सर भी कल बोल रहे थे कि वो कैविटी रेजोनेटर का सपोज मान लो 9.37, वो 9.37 एंड 9.37 ये दोनों मैच हो गया, तब जाके ये क्या कर रहा है, वो जो कैविटी है, कैविटी इटसेल्फ विल एब्जॉर्ब सम पावर ऑफ योर सिग्नल। तो इसीलिए ये जो सिग्नल पास हो रहा था, ये सिग्नल पास हो रहा था, एक सिग्नल पास हो रहा था 9.37 के, और हम लोग इसको रोटेट कर रहे थे, किसी टाइम 8, किसी टाइम 8.5, किसी टाइम 10, घुमाते रहते थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर था, लेकिन पर्टिकुलरली 9.37 पे आके मैच हो गया दोनों में, तब जाके ये क्या कर रहा था, ये कैविटी एब्जॉर्ब कर रहा था। हम क्या बोले कि पहले ये कैविटी सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, तो जब ये एब्जॉर्ब कर लिया था, तब जाके ये सिग्नल जो फ्लो हो रहा था उसमें आके रिड्यूस हो गया, पहले जो हम लोग का आउटपुट मिल रहा था सडनली वो सिग्नल कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मैच हो गया कैविटी के साथ, तो ये सिग्नल ऑटोमेटिकली ये इस डायरेक्शन में जाने के वजह से ये इसमें भी जाएगा, लेकिन सम अमाउंट इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटी। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है,
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 2a और 2b। ठीक है, मतलब एक ये अगर एक रेक्टेंगुलर है, ये a ये b है, तो इस तरह से तुम लोग कैविटी का फ्रीक्वेंसी निकल सकते हो। इधर ए से भी हो जाएगा या बी से हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर जो फॉर्मूला था एफ आर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा 2a और 2b। ये और 2b दोनों एक साथ नहीं, 2a और 2b किसी से भी कर सकते हो। देन क्वालिटी फैक्टर एफ आर बाई 3dB बैंडविड्थ। ओके, 3dB बैंडविड्थ हम क्या बोले कि क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 3dB बैंडविड्थ इसमें नीचे ऑलरेडी ड्राइंग किया हुआ है। 3dB बैंडविड्थ क्या है देखते हैं। देखो दिस इज द, अगर मान लो एक बैंड है, ये फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो इसके ऊपर हम लोग का एक मतलब ये पावर मिला है, पावर का एक वेव फॉर्म है, ठीक है, एंड ऊपर में एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये एम्पलीट्यूड है। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब हम लोग का मिलेगा? जहां पे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी करेगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, यही तो बोला जा रहा है इतना देर से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो अगर तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम लोग एफ आर से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये हम आगे जाके ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट से हम लोग का 3dB डाउन जाना पड़ेगा। कितना? 3dB डाउन जाना पड़ेगा। 3dB डाउन जाने से बाद हम लोग का जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जितना स्पेस हो रहा है, ये है 3dB बैंडविड्थ। 3dB बैंडविड्थ क्यों है? 3dB का भी एक रीजन है, अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। 3dB बैंडविड्थ, ठीक है, 3dB का एक मीनिंग होता है। तो अगर मान लो तुम 6dB डाउन किए, तो वो उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक मतलब 6dB हुआ, मान लो 6dB डाउन, तो उस पॉइंट को हम लोग 6dB बैंडविड्थ बोलेंगे। तो दिस इज द 3dB बैंडविड्थ। ठीक है, तो 3dB बैंडविड्थ इस मतलब वो डेफिनेटली तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा, हर्ट्ज रेंज में हो जाएगा, एक बैंडविड्थ होगा। सो इस तरह से हम लोग क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला से हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकाल लेंगे। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि इनपुट इम्पिडेंस जेड इन नॉट जेड नॉट, इनपुट इम्पिडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस का मीनिंग क्या होता है कि आउटपुट टर्मिनल से उसको मैच करवाने के लिए। तो क्या होता है बेसिकली जेड इन इनपुट इम्पिडेंस, लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है कि व्हेन वी यूज कैविटी रेजोनेटर we need to match the resonator with output circuit. So it is essential to understand what is input impedance of the cavity resonator. तो हम लोग को जो आउटपुट टर्मिनल से मैच करवाने के लिए डेफिनेटली हम लोग का तो जेड इन जानना ही पड़ेगा। अगर जेड इन नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग मैच कैसे करवाएंगे? मैच करवाने का मतलब बहुत सारा तरीका रहता है। ट्यून करते हैं हम लोग, जो हम लोग टेस्ट बेंच है उसको ट्यून करते हैं, डिफरेंट नॉब्स है या फिर रिपलर वोल्टेज है, उसको बढ़ा के उसको घटा के हम लोग ट्यून करके वो आउटपुट के साथ मैच करते हैं। तो दैट इज बिकॉज हम लोग का ये जेड इन का वैल्यू पता होना चाहिए। So type of cavity resonator, rectangular cavity resonators and cylindrical cavity resonators, ये दो लेके मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो पहले तो और भी एक तो बोला गया था। सो रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर सिंपल जो है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड समझ लो, उसके दोनों साइड पे तुम शॉर्ट कर दिए हो, मतलब सील कर दोगे मेटल से, तो वो तुम्हारा बन जाएगा रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर। लाइकवाइज अगर एक सर्कुलर वेवगाइड है, सर्कुलर वेवगाइड को तुम दोनों साइड से सील कर दो तो तुम्हारा एक सिलिंड्रिकल ट्यूब बन जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर। तो कुछ इस तरह सा मतलब दोनों डायग्राम दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर रेजोनेटर, एक सिलिंड्रिकल रेजोनेटर। ठीक है, जिसमें ये पार्ट है ऑलरेडी तुम लोग जानते हो जब हुआ था कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एल, एंड ये जो साइड है, ये साइड शॉर्ट किया हुआ है, मेटल से शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, लाइकवाइज दिस इज आर, दिस इज एल, ये जो लेंथ है मतलब ये टोटल रेजोनेटर का जो लेंथ, कैविटी रेजोनेटर का जो लेंथ है वो एल, एंड रेजोनेटर का लेंथ यहाँ से पी से डिनोट किया गया है, सॉरी पी नहीं, पी दूसरा चीज है, एल से डिनोट किया गया है। सो ये डायग्राम है
और अभी जो यहाँ पे हम लोग का मोड्स है, मोड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आज शायद कंप्लीट नहीं होगा, जितना होगा उतना ही फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। तो एक बार चैट हम सेव कर लेते हैं। अटेंडेंस सबको दे दिया ना? ओके, सो यहाँ पे मेनली मोड्स जो हम लोग क्या देखे, रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड, दोनों मोड में ही क्या क्या मोड था, टी मोड एंड टीएम मोड। फिर से हम बोल रहा हूं कि वेवगाइड जो है टीईएम मोड सपोर्ट नहीं करता है, टीईएम मोड सपोर्ट नहीं करता है। तो एज बिकॉज ये कैविटी वेवगाइड से ही बन रहा है, ठीक है, तो इसमें भी मेरा टीईएम मोड नहीं होगा, टीई मोड या फिर टीएम मोड। तो इसका मोड में हम लोग रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर दोनों का केस में क्या देखे थे, ए मेन होता है, ए मेन होता है, जहां पे रेक्टेंगुलर के केस में, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के केस में एम इज टेंट, मतलब ए जो पार्ट है ए पार्ट से रिलेटेड है एंड एन इज बी, ये हम लोग देखे। लेकिन यहाँ पे और भी एक टर्म आ गया, दैट इज पी, एम एन पी। तो टी ई एम एन पी एंड टी एम एम एन पी, ज्यादा कोई टफ नहीं है, वेरी सिंपल है, अच्छा से देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग का एम एन टी एन जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड जहाँ पे हम लोग डील कर रहे थे, सिंपल जो अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो उसमें दिस इज ए पार्ट था, दिस इज बी पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो ये हम लोग शॉर्ट कर दिए है ना, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक हॉलो ट्यूब बन गया है, तो दैट इज वाई यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी एक कंसिडरेशन में आ जा रहा है, ये जो लेंथ है ये लेंथ भी कंसिडरेशन में आ जा रहा है। ये तो था मेरा ए, ये बी, एंड इस केस में हम लोग इसको फिर नाम दे रहे हैं, दैट मीन्स ए के लिए हम लोग का था एम, इसके लिए एम था, इसके लिए एन था, एंड इस पार्ट के लिए फिर हम लोग नाम देंगे पी। क्लियर हुआ? सो टीई मोड एंड टीएम मोड बोथ इसके लिए एम एन एंड पी। तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखो ये डायग्राम में, ये डायग्राम देखने से समझ में आ जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये जो लेंथ है, मतलब टोटल कैविटी रेजोनेटर का जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम लोग पी से डिनोट किए। मतलब इसमें भी एक मोड्स का रोल्स रहेगा, इसमें भी एक मोड का रोल रहेगा। इतना क्लियर हुआ कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड में उस तरह से पी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड डायमेंशन भी ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे है चीजें, लेकिन थोड़ा सा समझने का भी है, तो टाइम भी कम हो गया है, 1 मिनट इट इज शोइंग। सो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम लोगों का फ्राइडे क्लास है, सो फ्राइडे टाइम पे क्लास हो जाएगा, और इसका ये जो मटेरियल है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और असाइनमेंट्स तुम लोग देख लेना, असाइनमेंट्स का डेडलाइन कब दिया हुआ है, असाइनमेंट्स अगर नहीं किया हुआ है, शायद 3 तारीख दिया हुआ था, सो आज टुडे इज 2, सो कल के अंदर असाइनमेंट्स सब लिख के सबमिट कर दो, ठीक है जी। जैसा भी हो, ज़्यादा नहीं है, 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, आधा घंटा लगेगा लिखने के लिए, बहुत सारा स्टूडेंट कर दिया है, जो लोग नहीं किए हो सो असाइनमेंट सबमिट कर दो, असाइनमेंट के जगह पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।